बोकारो दिन भर में आज कोरोना काल में अस्पतालों की भूमिका पर डालेंगे एक नज़र। बोकारो एसपी ने क्यों किया बोकारो जिले के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बनाए गए चेकपोस्ट का दौरा, जानेंगे। बोकारो जिला भाजपा ओबीसी मोर्चा की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर में अजय राज। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाया गया एक और कदम, इसकी भी चर्चा करेंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। गुजरात के तट से टकराकर कमजोर हुआ तूफान ताउते। महाराष्ट्र में 6, केरल में 4, गोवा में 2 की मौत। भारत में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,329 लोगों की मौत। वहीं 2,63,533 नए केस सामने आए, जबकि 4,22,436 कोरोना पीड़ित ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में दर्ज हुए 26,616 नए केस, रिकॉर्ड 1,000 लोगों की मौत। पद्मश्री पूर्व आईएमए चीफ डॉक्टर के अग्रवाल का निधन, कोरोना से थे संक्रमित। प्लाज्मा थेरेपी से अब कोरोना का इलाज नहीं, कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हटाया गया। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 612 अंक और निफ्टी 184 अंक बढ़कर बंद हुआ। वहीं सोने और चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं देखा गया। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड के स्वर्णरेखा नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक ही परिवार के 3 युवकों की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,507 नए मामले सामने आए, वहीं 60 लोगों की हुई मौत, जबकि 5,463 लोग ठीक होकर घर लौटे। टाटा मोटर्स में 5 दिन का ब्लॉक क्लोजर, 6 दिन बाद खुलेगी कंपनी। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। इस कोरोना काल में अस्पताल में मरीजों के भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज होने तक हॉस्पिटल्स की एक अलग ही भूमिका होती है। हॉस्पिटल्स दिन रात सभी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मरीजों की सेवा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमने जानने की कोशिश की कि हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और लोग हॉस्पिटल से कैसे संपर्क कर सकते हैं। इस पेंडेमिक में कई हॉस्पिटल्स लोगों की सेवा दे रहे हैं। कोरोना का जब दूसरा कहर आया था बोकारो में, यहाँ पर कई हॉस्पिटल्स ऐसे थे जो जितनी जल्दी हो सकते लोगों को सेवा दे रहे थे। आज हम आए हुए हैं एपेक्स हॉस्पिटल कोऑपरेटिव कॉलोनी में। हमारे साथ हैं यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित कुमार सिंह जी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं उनको किस तरह से सेवा दे रहे हैं। अमित जी, यहाँ पर जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको कैसे आप मैनेज कर रहे हो, क्या सेवा देते हैं? सबसे पहले तो किसी भी मरीज़ को दवाइयों के साथ साथ एक अच्छा माहौल भी मिलना चाहिए, ताकि उनको सांत्वना। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट घबराया हुआ है, और हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो उनके लिए मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। और जैसे कि बोकारो में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो हमारे यहाँ भी प्रशासन की तरफ से पहले ही अवेलेबल करवाया गया था सिलेंडर्स, जंबो सिलेंडर्स। इन सब चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे यहाँ से लगभग 90% लोग ठीक होकर के गए हैं। ज़्यादा ही, ये एवरेज ज़्यादा है, 50-60 लोग जो है ठीक होकर के गए। 50 लोग। जहाँ तक ऑक्सीजन जब ख़त्म हुआ था उस समय आप लोग कैसे मैनेज कर रहे थे? नहीं, हम लोगों के यहाँ कभी क्राइसिस नहीं हुआ। झूठ में ऐसी अफवाह फैलाई गई होगी, अलग बात है, लेकिन ऑक्सीजन कभी भी बोकारो में कम नहीं हुआ है, क्योंकि पूरा प्रशासन, जिला प्रशासन हम लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहा है शुरू से ही। 2 कंट्रोल ऑफिस है, एक एसडीओ साहब के यहाँ से और एक जो है डीसी ऑफिस से कंट्रोल हो रहा है। और भी नंबर फ्लैश भी किया जाता है बहुत जगह पे। जैसे मान लीजिए किसी के कोई पेशेंट ठीक होकर के गया, तो वो लोग भी बताते हैं एक दूसरे को कि कहाँ क्या इलाज हो रहा है। तो ये ऑक्सीजन की भी कभी कमी नहीं हुई। कुछ मेडिसिन्स है जिनकी कमी हुई थी बोकारो में, जैसे डेरीफाइलिन हम लोगों को नहीं मिल पा रहा था, फिर बाद में स्टॉकिस्ट जो है उन लोगों ने बुलवा करके हॉस्पिटल्स को शिफ्ट दिया। ज़्यादा मात्रा में हॉस्पिटल्स को ही मिला। अभी रेमडेसिविर का कभी ऐसा हुआ आपको किल्लत? नहीं, रेमडेसिविर के लिए हम लोगों को 2 जगह से अलॉट हो रहा था। एक तो जिला प्रशासन में सिविल सर्जन कार्यालय में पेशेंट के हाथों में दिया जा रहा था। हम लोग एक रिक्विजिशन फॉर्म बना के दे रहे थे पेशेंट के स्टेटस को देखते हुए कि उनको ज़रूरत है कि नहीं। और दूसरा जो है राज्य स्तरीय रेमडेसिविर का किया गया था, उसमें स्टॉकिस्ट को हम लोग पैसा जमा करते थे। हॉस्पिटल में एडमिशन के आधार पर अलॉट होता था। मान लीजिए कि अगर 20 पेशेंट हैं, उनको 20 की ज़रूरत है, 14 की ज़रूरत है, तो वहाँ से उचित मात्रा में अलॉट हो रहा था। रेमडेसिविर की किल्लत। अभी तक आप रेमडेसिविर ले चुके हैं? देखिए, इस हॉस्पिटल में लगभग 25 के करीब आए हैं यहाँ से, जिला प्रशासन से 20 या 25, स्टेट से
और 4-5 लोगों को पूरा कोर्स दिया गया है जिला प्रशासन की वजह। बाकी सारे लोगों को नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी तो नहीं दिया गया। कितने एज को, कौन से एज के लोग ज़्यादा प्रभावित? देखिए, गैर जिम्मेवार लोग हुए प्रभावित, इसमें कोई एज ग्रुप नहीं है। जितने भी लोग जो गैर जिम्मेवारी से इसको मजाक में लिए हैं उन्हीं लोगों के है। लेकिन एक ख़ास एज ग्रुप जो है 35 से लेकर के 50 के बीच में लोग जो है ज़्यादा हताहत हुए उसी में उसके पहले के लोग नहीं हैं। और जितने भी जो डेथ्स हुए हैं उसका मेन रीज़न कहीं ना कहीं है क्रोनिक डिजीज़ है। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, कोई हाइपरटेंसिव है, किसी को CKD है, इस तरह के पेशेंट्स की ही डेथ हुई है। नॉर्मल पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि लंग्स डैमेज ज़्यादा हो जाने पर तो। जैसे ज़्यादातर जब कोविड के पेशेंट आ रहे थे तो नॉर्मल केस को आप मैनेज कर पा रहे थे? नहीं, हम लोगों ने ये डिसाइड किया क्योंकि मेरा हॉस्पिटल बहुत ही छोटा है कि कैसे हम उसको ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई पेशेंट जो पॉजिटिव नहीं है या उसका लक्षण नहीं मिल रहा है तो वैसे पेशेंट्स को हम लोग नहीं ले पा रहे थे क्योंकि मेरे पास उतनी जगह नहीं है। कुछ हॉस्पिटल्स में थी जगह तो उन्होंने लिया। जैसे मेरे एक और हॉस्पिटल है देवांश, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने नॉर्मल पेशेंट नहीं लिया क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ही अपने स्वेच्छा से दोनों अस्पताल को जिला प्रशासन को सौंप दिया था कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोविड पेशेंट्स ही लेंगे। तो आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिससे वो टोल फ्री नंबर? मेरा पर्सनल नंबर है, उसको जिला प्रशासन ने भी रखा है और रेमडेसिविर वाली लिस्ट में भी है मेरा नंबर। तो स्टेट से भी, बाहर के भी लोग भी पूछ रहे थे तो मैंने सबको हेल्प किया है। और एक नंबर है मेरा अपना पर्सनल 9204 703 703 जो हमेशा 24 घंटे ऑन रहता है हेल्प के लिए किसी भी प्रकार के। अगर मेरे पास मान लीजिए वेंटिलेटर नहीं है लेकिन मैं गाइड तो कर सकता हूँ पेशेंट्स को, जो घबराए हुए पेशेंट्स हैं उनको गाइड कर देता हूँ कि कहाँ जगह खाली है, उन लोगों से संपर्क सूत्र के नंबर दे देता हूँ। जितनी भी कोशिश होती है हम लोगों की मदद करने की हम करते हैं अपनी तरफ से। कितने डॉक्टर और कितने स्टाफ के साथ आप तैनात रहते हैं? यहाँ पे अभी मेरे पास सिर्फ 2 डॉक्टर हैं, बाकी सारे डॉक्टर्स को हम अभी सेवा नहीं ले रहे हैं क्योंकि गायनी केसेस तो कर नहीं रहते। अब कुछ केसेस आने लगे हैं तो गायनी केसेस भी ले रहे हैं। और स्टाफ है मेरे पास टोटल यहाँ पे 12 से 13 लोग, मतलब संख्या आधी हो गई है क्योंकि कुछ लोग शुरू में ही साथ छोड़ करके चले गए, झूठ सच बोल करके। इन सब चीज़ों का सामना हर अस्पताल कर्मचारी, जिला प्रशासन को भी करना पड़ा है। कुछ लोगों ने साथ छोड़ा है। तो अमित जी बता रहे थे कि कैसे कैसे ये इस पेंडेमिक में अपने आप को मैनेज करते हुए, हॉस्पिटल को मैनेज करते, साथ ही साथ यहाँ जो भी पेशेंट आ रहे थे उनको वो मैनेज कर रहे थे। इनके बात करने से हमें ये पता चला कि इस सिचुएशंस में कई तरह के हर्डल आने के बाद भी ये टिके रहें और डटे रहें, बोकारो के लोगों को सेवा देते रहें। अभी हम एक और हॉस्पिटल्स जो हाईवे में है, ममता हॉस्पिटल्स में आए हुए हैं। हम यहाँ भी जानना चाहेंगे कि कोविड हॉस्पिटल्स तो बना है, यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनके इलाज के लिए किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। तो चलिए हम हॉस्पिटल्स के अंदर चलते हैं और बात करेंगे कि किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था है। तो यहाँ पर हम आने के बाद हम देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पर है पूरे कोविड का गाइडलाइन पूरा किया जा रहा है। सभी लोग मास्क के साथ हैं और अपने डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं। सर, यहाँ पर जो कोविड के पेशेंट आ रहे हैं उनको कैसे गाइडलाइन कर रहे हैं, क्या क्या? जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है उस गाइडलाइन के हिसाब से हम चल रहे हैं। कभी कभी मरीज को जो ज़्यादा सीरियस है रेमडेसिविर का भी ज़रूरत पड़ा है मरीज को, जिसका रिज़ल्ट अच्छा हुआ है। जो हमने देखा, देने के बाद रिज़ल्ट अच्छा हुआ है और गवर्नमेंट का जितना भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हैं। सर, जब पीक पर चढ़ा था बोकारो में तो उस समय किस तरह के केस ज़्यादा आ रहा था, कौन से एज में ज़्यादा देखा जा रहा था? 40 to 50 एज में ज़्यादा थे। तो क्या पहले से वो जो कोमॉर्बिडिटी पेशेंट थे उनको ज़्यादा हो रहा था ये? हाँ। तो कौन से दवा के गाइडलाइन कर रहे थे, कौन सा उसका उनका जैसे है डॉक्सीसाइक्लिन है, एजिथ्रोमाइसिन है एंटीबायोटिक में। अगर मान लीजिए उसमें CRP लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो इंजेक्टेबल पे हम लोग जाते थे। पिप्रासिलिन, टेजोबैक्टम इंजेक्शन है, मेरोपेनम है, इनोक्सापेरिन है, जो फैट को, जो ये ब्लड क्लॉट को ख़त्म करता है, वो सब दवाई का हम लोग ने इस्तेमाल किया। जो लोग की अभी डेथ हो रहा है उसमें क्या ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, कहाँ पर लापरवाही? ये तो स्प्रेड इतना तेज़ी से करता है ना, कभी कभी तो मौका भी नहीं मिलता है। तो लंग को तो पूरा जब कोलैप्स कर देगा तो फिर तो उसमें तो दिक्कत होती है। एक आम जनता से आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे इसको बचाव किया जाए? इसको सबसे पहले तो माना डिस्टेंस तो बनाए रखें
और डबल मास्क का उपयोग ज़रूर करें, और घर में भी अगर रहें तो मास्क लगा के ही रहें, और साफ़ सफाई पे ध्यान दें बिल्कुल। और खान पान जैसे बाहर का चीज़ ज़्यादा अभी नहीं खाएं, घर में ही बना के अपना प्रोटीन डाइट लेते रहें, और खाने में प्रोटीन डाइट इसमें जितना ले सकता है बेटर हो। जैसा कि गवर्नमेंट का डाटा है कि तीसरा फेज भी आने का चांस है, तो उस समय जो बचाव किया जा सकता है, जिसका प्रिकॉशन अभी से लेना चाहिए, हाँ, क्या क्या उसमें है? उसमें अभी गवर्नमेंट का गाइडलाइन आ रहा है कि मतलब इस तरह का आ रहा है मैसेज कि बच्चे पे ज़्यादा अटैक हो, तो उसके लिए बच्चे के लिए हम लोग NICU का मतलब किए हुए हैं, पेडियाट्रिक्स वार्ड बना लिए हैं अलग से, उसके लिए सब पेडियाट्रिक्स वार्ड बन लिया है अलग से। और मेडिसिन का भी प्रोटोकॉल आया नहीं है बच्चे का, तो आने के बाद फिर देखते हैं क्या प्रोटोकॉल आता है, गवर्नमेंट का क्या गाइडलाइन है, तो उस हिसाब से फिर मैनेज करेंगे बच्चे। जैसा कि बताया जा रहा है कि बच्चों में आने का संभावना है, ठीक है, तो उसमें अभी से क्या एक पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए? पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे जैसे अभी घर से बाहर नहीं निकले, और जब बच्चे का वैक्सीनेशन का टाइम आएगा तो लगा ही दें, और जंक फूड का यूज़ कम करें। जंक फूड जो बच्चे लोग ज़्यादा खाते हैं आजकल, उसका यूज़ इस्तेमाल कम करें। तो अब समय ऐसा आ गया है कि जैसा डॉक्टर साहब से बात करने के बाद हमें पता चला कि कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि बच्चों में आने की संक्रमण का एरिया बढ़ सकता है। उसमें डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चों को तो पूरा मास्क के साथ रखना चाहिए और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। खासकर उन पेरेंट्स को जो ज़्यादा अंदर बाहर कर रहे हैं, उनको मास्क लगा के ही घर पे रहना चाहिए। सारी अहम जानकारी लेने के बाद हम यहाँ के मैनेजमेंट से भी बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे जो व्यक्ति संक्रमित होते हैं और उनको कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो उनका यहाँ का क्या नंबर है। विकास जी, अगर कोई पेशेंट संक्रमित होता और यहाँ आना चाहता तो यहाँ का क्या नंबर है? 9234 455226। गोमिया प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने 10 ऑक्सीजन बेड वार्ड का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने स्वांग कॉलेरी और स्वांग वासरी डिस्पेंसरी का निरीक्षण भी किया। गोमिया वासियों के लिए खुशी का विषय है कि आज यहाँ पर हम लोग CHC गोमिया में 10 ऑक्सीजन युक्त बेड का यहाँ पर आज हम लोग शुभारम्भ कर रहे हैं, और शीघ्र ही हम लोगों का प्रयास है कि यहाँ पर 30 बेड का डेडिकेटेड ऑक्सीजन युक्त कोविड सेंटर का यहाँ पर हम लोग शीघ्र ही शुभारम्भ करेंगे। अभी स्थानीय प्रशासन इस दिशा में गंभीर है, जगह हम लोग चयन कर रहे हैं, और जैसे ही जगह का चयन हो जाएगा 30 बेड का और हम लोग यहाँ पर डेडिकेटेड कोविड सेंटर का शुभारम्भ करेंगे। कोविड-19 के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए लगाए गए लॉकडाउन और झारखंड सरकार द्वारा लागू ई-पास सिस्टम को कारगर बनाने के लिए बोकारो SP चंदन कुमार झा ने बोकारो जिला के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बनाए गए चेकपोस्ट चंदन क्यारी, बारामसिया, भोजूडी, अमलाबाद, पिंडराजोरा, तेलमोचो का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में बोकारो SP ने वहां मौजूद पुलिस पदाधिकारियों को और पुलिसकर्मियों को कोरोना से खुद को बचाव करते हुए चेकपोस्ट से गुजर रहे आम जनता को ई-पास होने पर ही झारखंड में प्रवेश करने के लिए अनुमति देने का निर्देश दिया है। जिले में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त हो गई है। सोमवार को SP चंदन कुमार झा ने अलग अलग चौक चौराहों पर तैनात पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन लोगों के पास ई-पास नहीं रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करें। साथ ही उन्होंने कहा कि चिकित्सा संबंधित कार्यों जैसे चिकित्सीय जांच या शारीरिक जांच या फिर वैक्सीनेशन, कोरोना जांच जैसे जरूरी सेवाओं के लिए जा रहे मरीजों को न रोकें। इसके अलावा गुड्स या कोई अन्य सामान लेकर जा रही गाड़ियों को भी न रोका जाए। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 137 नए मामले सामने आए हैं और 7 की मौत हो गई है, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 1444 हो गए हैं। वहीं 410 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 2541 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में कुल 3675 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। बोकारो जिला भाजपा OBC मोर्चा कोविड-19 टीम की एक बैठक सोमवार को कोऑपरेटिव कॉलोनी में संपन्न हुआ। बैठक में कोविड-19 से जुड़े निर्णय लिए गए और कार्यभार का आवंटन किया गया, जिसमें राजेश वर्णवाल और अनूप गुप्ता दोनों के जिम्मे अस्पताल में उपलब्ध बेड और दवा की उपलब्धता की जानकारी देनी है।
सुनील चरण पहाड़ी और रंजित गुप्ता दोनों लोग ऑक्सीजन की उपलब्धता की जानकारी देंगे। अजित भगत द्वारा ब्लड और प्लाज्मा की उपलब्धता की जानकारी दी जाएगी। अनिल गोराई कोरोना टेस्टिंग के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर उपलब्ध रहेंगे। शिवशंकर राय, इनके जिम्मे में बोकारो सदर अस्पताल के सारी व्यवस्था की उपलब्धता की जाएगी। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के स्वायत्त निकाय झारखंड स्टेट लाइवहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा सोमवार को चास प्रखंड के हेसाबातू में प्लास मार्ट की शुरुआत की गई, जिसमें अलग अलग तरह के उत्पाद जैसे साबुन, अचार, चूड़ी, सैनिटरी नैपकिन, बिंदी, मसाले, सरसों तेल, फेस मास्क, अंडे आदि सस्ते दर पर उपलब्ध होंगी। मार्ट के द्वारा ज़रूरतमंद ग्राहकों को सामग्रियों की होम डिलीवरी भी की जाएगी, जिसके लिए दर निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद वेदांता ईएसएल ने सोमवार से 18 वर्ष से अधिक उम्र के अपने सभी कर्मचारियों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत कर दी है। ईएसएल के कुल 300 कर्मचारियों ने टीकाकरण अभियान में हिस्सा लिया, जिसका आयोजन प्लांट के विभिन्न केंद्रों में किया गया था। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। पिछले 24 घंटे से बोकारो में आसमान साफ रहा। सुबह से ही कड़ी धूप निकली रही और दिन भर धूप बनी रही, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानी हुई। इधर मौसम विभाग ने ताउते चक्रवात के असर से कुछ स्थानों पर बादल छाने की संभावना जताई है। आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जैसा कि हमने बताया था, कमेंट बॉक्स में हमें जो प्रतिक्रियाएं अच्छी लगेंगी उसे हम चुनकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आज का कमेंट ऑफ द डे करने वाले हैं राहुल भगतिया, जिन्होंने 17 मई को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर ये कमेंट किया था। आप लोग इतने मुश्किल समय में भी घर से बाहर निकलकर हमें समाचार बता रहे हैं। आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। राहुल जी, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप घर बैठे सुरक्षित रहते हुए बोकारो की खबरों से अवगत हो सकें। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।